हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली आपके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आते हैं। आज भी हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं ताकि आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकें। और आपके लिए ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज जो है कंटिन्यू आती रहेगी। डेली आप इसमें जो है अलग अलग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन को और परफेक्ट बनाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जो भी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर रहे थे उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और जो भी कैंडिडेट इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। तो आज की हमारी वीडियोस में सबसे पहले हमारे केस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। उसके बाद हम आईपीसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एक कारी पक्ष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस इन सभी ऑप्शंस में से किस पर्टिकुलर इशू से डील करता है। लिवलीहुड ऑफ बायसनेस, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो ये डील करता है हमारा लाइकलीहुड ऑफ बायसनेस से, ये पर्टिकुलर जो हमारा केस है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर केस किस चीज से रिलेटेड है, किस इश्यू से रिलेट करता है। इन सभी में से इंपॉर्टेंट केस लॉज है, प्लीज इसको याद रखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में ये केस लॉज जो है पूछे गए थे, तो ये सभी आपको पता होने चाहिए। और इसका सही जवाब है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि ऑयल गैस लीक का जो हमारा इंसिडेंट हुआ था उससे डील करता है हमारा एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986, जिसको हम श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर केस के नाम से भी जानते हैं। इसको भी आपको याद रखना है, इस तरीके से भी इसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। द सुप्रीम कोर्ट हैज लीगलाइज लिविंग विल एंड पैसिव यूथीनेशिया सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन इन द केस ऑफ। इन सभी में से कौन से पर्टिकुलर केस में यूथीनेशिया की बात की गई थी, पैसिव यूथीनेशिया और लीगलाइज लिविंग विल की। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के अधीन जीवित वसीयत या फिर निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध कर दिया था, वैलिड कर दिया था, लीगलाइज कर दिया था। ये आप सभी के लिए मैं ये क्वेश्चन जो है छोड़ रहा हूं। प्लीज आप सभी इसको सर्च कीजिए कि इसका कौन सा सही ऑप्शन है और कौन सा केस है जो कि डील करता है इससे रिलेटेड। अगर आपको पता है तो तुरंत जो है इस कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर, ताकि और कैंडिडेट को भी पता चल सके कि इसका एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर कौन सा है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। The petitioner, a professor of a political science who had done substantial research and deeply interested in ensuring proper implementation of the constitutional provision challenging the practice followed by the state of Bihar in re-promulgating a number of ordinances without getting an approval of the legislature. The court held that the petitioner, as a member of public, has a sufficient interest to maintain a petition under Article 32 of the Constitution। तो ये कौन सा पर्टिकुलर केस है जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से डील करता है। इससे पहले हिंदी में इसका क्या अर्थ निकल रहा है इसको समझ लेते हैं। याचिकाकर्ता राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर हैं जिन्होंने पर्याप्त शोध किया था और संवैधानिक प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की गहरी रुचि रखते थे, ना बिहार राज्य द्वारा विधायिका की मंजूरी प्राप्त किए बिना कोई भी अध्यादेश को फिर से जारी करने की प्रथा को चुनौती दी। और अदालत ने माना था कि जनता के सदस्य के रूप में याचिकाकर्ता के पास अनुच्छेद 32 के तहत याचिका को बनाए रखने के लिए पर्याप्त हित है। तो किस पर्टिकुलर केस के अंदर यह बात कही गई थी, ये आपको यहाँ पर पता लगाना है। तो कौन सा हमारा केस था, इससे रिलेटेड हमारा केस था सेकंड केस, डीसी वार्डवे वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1987, सुप्रीम कोर्ट 579 का केस है। तो इस पर्टिकुलर केस को आपको जो है याद रखना है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। द सुप्रीम कोर्ट इन्वोक द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव
ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन द केस ऑफ, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में परिवर्तनकारी संवैधानिकता के सिद्धांत को लागू कर दिया था। कौन सा पर्टिकुलर केस था इन सभी ऑप्शंस में से? तो वो था हमारा नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस था। तो इस पर्टिकुलर केस को आपको याद रखना है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। From the plan reading of section 195 of CRPC, it is the manifest that it come into the operation at the stage when the court intended to take cognizance of the offence under section 190 सबसेक्शन 1 ऑफ CRPC। मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, एंड इट हैज नथिंग टू डू विद द स्टैट्यूटरी पावर टू द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट इनटू एन एफआईआर व्हिच डिस्पोज ए कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। इन अदर वर्ड, द स्टैट्यूटरी पावर ऑफ द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट अंडर दिस कोड इज नॉट any way to control or circumscribe by section 195 of CRPC. This is held by Supreme Court in which of the following particular case। हिंदी में समझ लेते हैं इसका क्या अर्थ निकल रहा है। CRPC की धारा 195 के स्पष्ट अध्ययन से यह स्पष्ट है कि यह उस चरण में लागू होता है जब अदालत CRPC की धारा 190 उपधारा 1 के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान लेने का इरादा रखती है और इसका एफआईआर की जांच करने की पुलिस अधिकार की वैधानिक शक्ति को कोई लेना देना नहीं है, जो एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करता है। दूसरे शब्दों में, कोड के तहत जांच करने की पुलिस की वैधता शक्ति किसी भी तरीके से CRPC की धारा 195 के द्वारा नियंत्रित या सीमित नहीं है, के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था किस पर्टिकुलर केस के अंदर दी थी, ये आपको यहाँ पर पता लगाना है। और वो हमारा इंपॉर्टेंट केस है राज सिंह वर्सेस स्टेट 1998 का। तो इस पर्टिकुलर केस को भी आपको याद रखना है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। टीचर इज नॉट ए वर्कमैन विद इन द प्रीव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हेल्ड इन विच ऑफ द पर्टिकुलर केस। इन सभी में से किस पर्टिकुलर केस में यह कहा गया था कि औद्योगिकीय विवाद अधिनियम के दायरे में एक शिक्षक को जो कि श्रमिक नहीं है के मामले में आयोजित किया गया था। तो किस पर्टिकुलर केस में? तो थर्ड जो हमारा केस है ए सुंदरम बल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ गोवा का जो केस था, इस पर्टिकुलर केस में ये बात कही गई थी और इस पर्टिकुलर केस को आपको याद रखना है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। राइट टू फ्री लीगल एड वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द केस ऑफ विच पर्टिकुलर केस। निशुल्क कानूनी सहायता के अधिकार को भारत संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी। तो किस पर्टिकुलर केस के अंदर यह मान्यता दी गई थी? ये दी गई थी हमारा हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार AIR 1979 SC 1360 के केस के अंदर। तो इस पर्टिकुलर केस को आपको याद रखना है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। द कंसेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पेटिशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द पर्टिकुलर केस इन गिवन बिलो। यानी कि क्यूरेटिव पेटिशन की अवधारणा भारत में सर्वोच्चतम न्यायालय के द्वारा किस मामले में पेश की गई थी? तो ये पेश की गई थी रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा AIR 2002 SC 1771 के केस के अंदर। तो इस पर्टिकुलर केस को भी आपको याद रखना है। अब हमारे जो केस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है वो यहीं पर फिनिश हो चुके हैं। अब हम IPC से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद द टर्म पर्सन। पर्सन टर्म को किस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर डील किया गया है? सेक्शन नंबर 8 में, सेक्शन नंबर 9 में, सेक्शन नंबर 10 में या फिर सेक्शन नंबर 11 के अंदर। तो जब हम बात करते हैं पर्सन वर्ड की, तो पर्सन वर्ड को जो है डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 11 के अंदर। जब हम 10 की बात करते हैं तो इसमें मैन और वुमेन टर्म को डिफाइन किया गया है। जब हम सेक्शन 9 की बात करते हैं तो इसमें नंबर के बारे में बताया गया है, नंबर को डिफाइन किया गया है। और जब हम सेक्शन नंबर 8 की बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर जो है
हमें डिफाइन किया गया है किसके बारे में, जेंडर टर्म के बारे में। तो इन सभी सेक्शंस के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए कि कौन सी पर्टिकुलर सेक्शन किस पर्टिकुलर ऑप्शन से डील करती है, और इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि सेक्शन नंबर 11 जो डील करती है पर्सन वर्ड से। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि डॉक्यूमेंट टर्म को कहां पर डिफाइन किया गया है, सेक्शन 26, सेक्शन 27, सेक्शन 28 या फिर सेक्शन नंबर 29 के अंदर। तो सेक्शन नंबर 29 इसका सही जवाब है, और सेक्शन नंबर 29 डॉक्यूमेंट टर्म को डिफाइन करती है। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 28 की, तो ये काउंटरफिट टर्म को डिफाइन करता है। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 27 की, तो ये बात करता है जो वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट के पोजेशन में प्रॉपर्टी है उससे डील करता है। सेक्शन नंबर 26 की जब हम बात करते हैं तो ये बात करता है रीजन टू बिलीव के बारे में। तो इन सभी पर्टिकुलर सेक्शंस के बारे में आप सभी को जो है पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद द एक्सीडेंट इन डूइंग एंड लॉफुल एक्ट। यानी कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन की सब हेडिंग है, और ये आपको पता लगाना है कि ये किस पर्टिकुलर सेक्शन की सब हेडिंग है। तो ये किस पर्टिकुलर सब सेक्शन की सब हेडिंग है, सेक्शन नंबर 18, सेक्शन नंबर 81, सेक्शन नंबर 82, सेक्शन नंबर 84। तो जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 80 की, तो वहां पर बात की गई है एक्सीडेंट इन डूइंग एंड लॉफुल एक्ट। तो इसका सही जवाब है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, सेक्शन नंबर 18। और सेक्शन नंबर जब हम 81 की बात करते हैं तो ये बात करता है एक्ट likely to cause harm but done without criminal intention and to prevent other harm। यानी कि किसी दूसरे हार्म को रोकने के लिए कोई एक्ट किया गया है तो वो जर्नल एक्सेप्शन के अंदर आ जाता है और उसे ऑफेंस नहीं कंसीडर किया जाता। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 82 की, तो ये पर्टिकुलर सेक्शन किस बारे में डील करता है, ये डील करता है कि एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर ए 7 ईयर ऑफ एज। यानी कि 7 साल के बच्चे के द्वारा अगर कोई अपराध कमिट किया गया है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, वो जर्नल एक्सेप्शन में आ जाएगा। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 84 की, तो 84 की, तो ये पर्टिकुलर सेक्शन डील करता है एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। यानी कि जो अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है उसके द्वारा अगर कोई भी ऑफेंस कमिट किया जाता है तो वो ऑफेंस नहीं होगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद द टर्म व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ ए बॉडी एक्सटेंड टू कोजिंग डेथ। यानी कि कब हम प्राइवेट डिफेंस को इस्तेमाल करते हुए किसी सामने वाले की मृत्यु कारित कर सकते हैं। उसमें पर्टिकुलरली पॉइंट लिखे हुए हैं, जब आपको जान का खतरा हो, कोई रेप कमिट किया गया हो, अननेचुरल लस्ट किया गया हो। इसके अलावा बहुत सी और टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में, तो ये क्या कह रहा है कि ये जो टर्म है व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ ए बॉडी एक्सटेंड टू कोजिंग डेथ, तो ये किस पर्टिकुलर सेक्शन से डील करता है, हमारा आईपीसी के। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, और इसका सही जवाब है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि सेक्शन नंबर 100 जो है इससे डील करता है। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 101 की, तो ये डील करता है व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कोज एनी हार्म अदर देन डेथ। यानी कि डेथ के अलावा अगर कोई अदर हार्म हुआ है तो उससे डील करता है, ऐसे में हम जो है एक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं सेक्शन नंबर 102 के बारे में, जो बात करता है कि हमारा बॉडी के अगेंस्ट जो हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो कब स्टार्ट होगा और कब से कब तक रहेगा, इससे डील करता है। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 103 की, तो ये बात करता है व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ ए बॉडी एक्सटेंड टू कोज डेथ। यानी कि यहाँ पर बात की गई है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि बॉडी अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम सामने वाले की मृत्यु कारित कर सकते हैं। जब हम सेक्शन नंबर 103 की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी के संबंध में भी हम सामने वाले की मृत्यु कारित कर सकते हैं। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डील विद द पनिशमेंट ऑफ ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इन आईपीसी। जब हम आईपीसी के सब्जेक्ट की बात करते हैं तो इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो वो इलिस्ट्रेशन बेस होते हैं या फिर एज इट इज जो है सेक्शन बेस होते हैं।
कुछ डिटेल बेस भी आते हैं। आज हम इस वीडियो में जो है सेक्शन बेस और इलस्ट्रेशन बेस जो क्वेश्चन है उनको कवर करने वाले हैं। तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डील विद द पनिशमेंट ऑफ ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इन द आईपीसी। तो कौन सा सेक्शन है, सेक्शन कौन सा है 120 बी। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 120 की, तो ये बात करता है कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट इफ द ऑफेंस कमिटेड इफ द ऑफेंस इज नॉट कमिटेड। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 120 ए की, तो ये डेफिनेशन की बात करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की। सेक्शन 120 भी जो कि पनिशमेंट की बात करता है। सेक्शन नंबर 121 जो बात करता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी वॉर करना, उसका प्रयास करना, अटेम्प्ट करना, उससे ये डील करता है वेजरिंग और अटेम्प्ट टू वेज वॉर और अबेटिंग वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो बात करता है किसके बारे में, एफरे के बारे में। अब एफरे को कहां पर किस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है ये हमें पता होना चाहिए। तो सेक्शन नंबर 157, सेक्शन नंबर 158, सेक्शन नंबर 159, सेक्शन नंबर 116। तो कौन सा पर्टिकुलर सेक्शन है जो एफरे के बारे में बात करता है, वो है हमारा सेक्शन नंबर 159। इसके अलावा अदर जो सेक्शन है उनके बारे में भी समझ लेते हैं। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 157 की, तो ये बात करता है हार्बोरिंग पर्सन हायर फॉर एन अनलॉफुल असेंबली। और जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 158 की, तो ये बात करता है बीइंग hired to take part in a lawful assembly or a rout or to go arms। 159 आपको पता चल गया एफरे के बारे में, और इसकी पनिशमेंट जो है 160 के अंदर दी गई है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद ए स्टेटमेंट ए मर्डर एक्सरसाइज jurisdiction in respect of a charge on which he has power only to commit for the trial to another court is not a judge। तो ये किस पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में डील करता है, ये डील करता है हमारा सेक्शन नंबर 90 के बारे में। और सेक्शन नंबर 19 में किस चीज के बारे में बात की गई है, जज टर्म के बारे में डिफाइन किया गया है, और जज किसको कहा जाएगा और किसको नहीं कहा जाएगा इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो स्टेटमेंट है ये ली गई है, एक इल्यूस्ट्रेशन है कि किसको जज जो है नहीं कंसीडर किया जाएगा। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 70 की, तो सेक्शन नंबर 70 हमारा डील करता है गवर्नमेंट टर्म के बारे में। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 18 की, तो ये बात करता है इंडिया टर्म के बारे में। सेक्शन नंबर 90 आपको पता ही चल गया, जज के बारे में बात करता है। और सेक्शन नंबर 20 जो बात करता है कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि एक इल्यूस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और आपको ये पता लगाना है कि किस पर्टिकुलर ऑप्शन का ये इल्यूस्ट्रेशन है। ए इज गिव फायर एंड पुल डाउन द हाउस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द conflagration from spread, and he does this with intention in a good faith to save human life and or property. Here if it be found that the harm to be prevent was of such a nature so imminent as to excuse A's act, A is not guilty of an offense and deal with which of the following option। हिंदी में इसको एक बार समझ लेते हैं कि क्या इसका सही अर्थ निकला है, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि इसका कौन सा सही जवाब है। ए भीषण आग में आग को फैलाने से रोकने के लिए घर को गिरा देता है, वह मानव जीवन या संपत्ति के बचाव के अच्छे इरादे से ऐसा करता है। यहाँ यदि यह पाया जाता है कि रोकी जाने वाली हानि ऐसी प्रवृत्ति की थी और इतनी आसन्न थी कि ए के कृत्य को माफ कर दिया जाए, तो ए अपराध का दोषी नहीं होगा। और ये किस पर्टिकुलर ऑप्शन से डील करता है कि कब ये कहेंगे कि ये एक्सेप्शन के अंदर आ जाएगी, और कौन से पर्टिकुलर ऑप्शन से ऑप्शंस के बारे में बात करती है कि ये एक्सेप्शन के अंदर आ जाती है।
जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 81 की, तो 81 के अंदर ये आएगी, सेक्शन नंबर 81 की एक्सेप्शन के अंदर ये आएगी, और वो है हमारा सेकंड ऑप्शन कि एक्ट लाइकली टू कोज हार्म बट डज विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन एंड सो लाइकली प्रिवेंट अदर हार्म। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 81 की, तो ये डील करता है किससे, एक्सीडेंट इन डूइंग एंड लॉफुल एक्ट के बारे में। सेक्शन नंबर 80 जो है इससे डील करता है। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 82 की, तो ये डील करता है एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज। और जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 83 की, तो ये डील करता है एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12 ऑफ इमैच्योर्ड अंडरस्टैंडिंग के बारे में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ए इज इन गुड फेथ फॉर हिज चाइल्ड बेनिफिट विदाउट द चाइल्ड कंसेंट हैज हिज चाइल्ड cut for the stone by a surgeon know that it is likely that to operation will be cause the child death but not intended to cause the child death, and A is within the exception in so as much as his object was cure the child. This statement deal with which of the following ऑप्शन। हिंदी में समझ लेते हैं इसका क्या अर्थ जो है निकल रहा है। ए ने अच्छे विश्वास में बच्चे की सहमति के बिना अपने बच्चे के लाभ के लिए अपने बच्चे को एक सर्जन द्वारा पत्थर के लिए कटवा दिया। इसका मतलब है ये सर्जरी की थी, जब स्टोन हो जाता है तो उसके संबंध में है, और यह जानते हुए कि ऑपरेशन से बच्चे की मृत्यु हो सकती है, लेकिन बच्चे की मृत्यु का कारण बनने का इरादा नहीं था। ए अपराध के अंतर्गत, ए अपवाद के अंतर्गत है, क्योंकि उसका उद्देश्य बच्चे का इलाज करना है, ना कि उसको क्षति पहुंचाना है। यह इन सभी विकल्पों में से किस विकल्प से डील करता है। तो जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 89 की, सेक्शन नंबर 89 की, तो ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है इस इलस्ट्रेशन के अंतर्गत आता है। और सेक्शन नंबर 89 क्या कहता है, एक्ट डन इन ए गुड फेथ, एक्ट डन इन ए गुड फेथ फॉर द बेनिफिट, एक्ट डन इन ए गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इंसेन पर्सन बाय और बाय द कंसेंट ऑफ द गार्जियन। तो यहाँ पर सेक्शन कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सेकंड ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। जब हम बात करते हैं एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन ए गुड फेथ फॉर द पर्सन बेनिफिट, तो ये पर्टिकुलर कौन सा सेक्शन है जो इससे डील करता है कि एक्ट नॉट इंटेंडेड और टू कॉज डेथ डन बाय द कंसेंट इन ए गुड फेथ ऑफ द पर्सन बेनिफिट। तो ये डील करता है हमारा सेक्शन नंबर 88 से, और ये डील करता है हमारा सेक्शन नंबर 89 से, जो हमारा आंसर था। जब हम बात करते हैं कंसेंट, कंसेंट नो टू बी गिवन अंडर द फियर और मिसअंडरस्टैंडिंग, या कंसेंट ऑफ ए इनसेन पर्सन और कंसेंट ऑफ ए चाइल्ड, तो ये पर्टिकुलर सेक्शन डील करता है हमारा सेक्शन 90 से। जब हम बात करते हैं अगले ऑप्शन के बारे में, एक्ट नॉट इंटेंट एंड नॉट नो टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय द कंसेंट, तो ये पर्टिकुलर ऑप्शन जो है सेक्शन नंबर 87 से डील करता है। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि एक और इलस्ट्रेशन है, और ये आपको पता लगाना है कि ये इलस्ट्रेशन किस पर्टिकुलर सेक्शन से ली गई है, और उसका ऑप्शंस जो है और वो किस पर्टिकुलर सेक्शन का ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है। ए इज ए सर्जन एंड सी ए चाइल्ड सफर एन एक्सीडेंट विच इज लाइकली टू प्रूव फेटल, कि वो मर सकता है, यह प्रूफ है, अनलेस an operation be immediately performed, there is not time to apply to child guardian. A perform the operation in spite of the entreaties of the child intended in a good faith child benefit. A has committed no offense. This is an statement which of the option deal with this. फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, कम्युनिकेशन मेड इन ए गुड फेथ। सेकंड ऑप्शन है
act of which a person is compelled by threat। थर्ड ऑप्शन है act done in a good faith for the benefit of person without consent। एंड फोर्थ ऑप्शन है act to which a person is compelled by the threat। तो जब हमने बात की इस इलस्ट्रेशन की, इसको एक बार हिंदी में भी समझ लेते हैं। और इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है वो सेक्शन नंबर 92 में आपको मिलेगा। हिंदी में इसका क्या अर्थ निकल रहा है इसको समझ लेते हैं। एक सर्जन देखता है कि एक बच्चे के साथ दुर्घटना हो गई है जो तब तक घातक साबित हो सकता है जब तक कि तुरंत ऑपरेशन ना किया जाए। बच्चे के अभिभावक के पास आवेदन करने का समय नहीं है। एक बच्चे की मिनटों के बावजूद अच्छे विश्वास में बच्चे के लाभ के इरादे से ऑपरेशन करता है। ए ने कोई भी अपराध नहीं किया है और वो जनरल एक्सेप्शन के अंदर आएगा। इस जनरल एक्सेप्शन में आएगा सेक्शन नंबर 92 में, और वो डील करता है हमारा थर्ड ऑप्शन से कि एक्ट डन इन ए गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पर्सन विदाउट हिज कंसेंट। जब हम बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट ऑप्शन के बारे में, एक्ट टू विच ए पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट, तो ये डील करता है हमारा किस पर्टिकुलर सेक्शन से, सेक्शन नंबर 94 से। जब हम बात करते हैं किसके बारे में, एक्ट ऑफ ए पर्सन विच कंपेल्ड बाय थ्रेट, ये जो है ये ऑप्शन 2 बार यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर यही है। बात करते हैं कम्युनिकेशन मेड इन ए गुड फेथ, तो ये पर्टिकुलर सेक्शन डील करता है सेक्शन नंबर 93 से। तो इन सभी पर्टिकुलर सेक्शंस को भी आपको जो है याद रखना है, बिल्कुल भी जो है भूलना नहीं है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अबेटर टर्म को कहां पर डिफाइन किया गया है, एज इट इज पूछा जाता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका सही जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन, यानी कि सेक्शन नंबर 108 जो अबेटर टर्म के बारे में डिफाइन करती है। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 107 की, तो ये बात करता है अबेटमेंट ऑफ थिंग, यानी कि किस चीज का अबेटमेंट किया जा सकता है, किस तरीके से यहाँ पर अबेटमेंट होगा। जब हम बात करते हैं सेक्शन 109 की, तो ये बात करता है पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन ए कॉन्सिक्वेंसेज एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर इट पनिशमेंट से। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 110 की, तो ये बात करता है पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ पर्सन अबेट डज नॉट एक्ट विद ए डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ द अबेटर के बारे में। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ए incites a dog to spring up Z without Z consent if A is intended to cause injury, fear or annoyance to, यानी कि A Z की सहमति के बिना एक कुत्ते को Z पर हमला करने के लिए उकसाता है। यदि A का इरादा Z को चोट, भय या फिर झुंझलाहट पैदा करने का है, एनोयंस यानी उसे परेशान करने का है, तो यहाँ पर इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए जेड पर बल का प्रयोग करता है, फोर्स का इस्तेमाल करता है। ए ने जेड पर हमला किया है, ए असोल्ट जेड। ए जेड पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, या फिर उपरोक्त में से कोई भी इसका सही जवाब नहीं है। क्रिमिनल फोर्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है थर्ड ऑप्शन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है। एआई जब हम बात करते हैं AIB 18 के क्वेश्चन पेपर की, तो वहां पर आपके जो है जब हम IPC की बात करते हैं तो इल्यूस्ट्रेशन बेस्ड जो है 2 या 3 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं।